गाइज अपनी C++ की लास्ट 2 वीडियोस में हमने क्लासेस, ऑब्जेक्ट और पब्लिक एंड प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन के बारे में। तो आज हम नई कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारी बेस है, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे आज, ठीक है। तो इसको हम रिवाइज करेंगे एक प्रोग्राम के थ्रू। तो ये देखें, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि हम किस तरह से क्लास बनाते हैं, और आगे हम पूरा देखेंगे जो कुछ हमने अभी तक पढ़ लिया उसके बारे में हम हर चीज़ देखेंगे। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने कौन सा कीवर्ड लिखा है, मैंने लिखा है क्लास। जब हमने कोई क्लास डिक्लेयर करनी होती है तो हम सबसे पहले क्लास लिखते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया EX। उसके बाद हम लगाते हैं करली ब्रैकेट, और जहाँ पे हम अपनी इस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं उसके बाद हमने लगाना होता है एक सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल A बनाया, दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया B। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब हम स्पेसिफाई नहीं करते कि ये हमारा जो वेरिएबल है ये कौन सी टाइप का है, मतलब पब्लिक में है या प्राइवेट में है, तो C++ उसको काउंट करता है एज ए प्राइवेट, ठीक है। तो मैंने दो वेरिएबल बना लिए। उसके बाद मैंने पब्लिक इसलिए लिखा क्योंकि मैं इन जो दो फंक्शन है इनको मैं पब्लिक रखना चाहता था, ठीक है। मैंने पब्लिक लिखा इसलिए क्योंकि मैंने इन दो फंक्शन को पब्लिक रखना था। मैंने उसके बाद फंक्शन लिखा, पहला फंक्शन 1, दूसरा लिखा कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखें, मैंने यहाँ पे void क्यों लिखा। यहाँ पे मैंने void इसलिए लिखा क्योंकि मैं बताना चाहता था कि जो हमारा फंक्शन 1 है इसकी रिटर्न टाइप है void, मतलब कि ये ना कोई चीज़ लेता है ना कोई चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरे फंक्शन के साथ लिखा int। अब मैंने बताया कि ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू। उसके बाद मैंने इसके ब्रैकेट के अंदर भी लिखा इंटीजर। ये वाला इंटीजर मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं बताना चाहता था कि हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये लेगा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखनी है। हमने बताना है कि हमारे ये वाले फंक्शन क्या काम करते हैं। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा void, उसके बाद लिखूंगा मैं अपनी क्लास का नाम। यहाँ पे मैंने void किस हिसाब से लिखा है, यहाँ पे मैंने void लिखा है जिस फंक्शन की मैं डेफिनेशन लिखने लगा हूँ ना, मैंने उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे लिखना है ये वाला, क्योंकि मेरा फंक्शन की रिटर्न टाइप थी void, तो मैं यहाँ पे void लिखूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा अपनी क्लास का नाम। उसके बाद हम लिखेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे जिसकी अब हम डेफिनेशन लिखने लगे। उसके बाद ब्रैकेट में मैं बताऊंगा कि मेरा ये जो फंक्शन है ना ये कोई वैल्यू लेता है ना ये कोई वैल्यू देता है। अच्छा, अब आपने ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो यहाँ पे ले रहा है वैल्यू, C इन A और B आ रही है, तो इसके बारे में आपको भी आगे समझ आ जाएगी। जब हम इसकी बात करेंगे ना फिर आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं ये वाला वर्ड से क्या मतलब होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने यूज़र से दो वैल्यूज़ को एंटर करवा लिया। ये तो आपको पता है, सी आउट में ये मैसेज आएगा यूज़र के सामने, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है, और इससे कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, ऐसे ही काउंट करता है, जिस तरह सिर्फ लिखा हुआ है एज इट इज़ प्रिंट कर देता है। उसके बाद क्या करेगा कंपाइलर, इन दो के अंदर दो वैल्यूज़ को इनपुट करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद अब जो है मेरा अगला फंक्शन है, मेरे अगले फंक्शन का नाम क्या है, कैलकुलेशन, और उसकी क्या रिटर्न टाइप है, उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर, उसके बाद मैं लिखूंगा अपनी क्लास का नाम, फिर लगाऊंगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा वो फंक्शन जिसकी अब मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कैलकुलेशन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट में बता दिया कि ये किस तरह की वैल्यू लेगा, ये लेगा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। यहाँ पे देखें, अब मैंने इसके साथ u भी लिखा है, यहाँ पे तो नहीं लिखा था। यहाँ पे तो मैं सिर्फ डिक्लेयर कर रहा था कि मैं बता रहा था कि आगे इस तरह का एक फंक्शन आएगा जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने इस u को, जो मैंने मतलब इंटीजर टाइप का वेरिएबल एक बताया है, वो मैंने आगे फंक्शन के अंदर यूज भी करना है। फिलहाल आपने इसको नहीं देखना, ये है हमारा नेस्टिंग के बारे में पॉइंट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको बता दिया कि ये एक u टाइप का वेरिएबल होगा जिसको मेरा फंक्शन आगे यूज करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, इंटीजर सम। अब वो क्या करेगा, सम के अंदर मैंने कौन सा रिजल्ट स्टोर किया, a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय u कौन सी वैल्यू है जो मैं अभी इसको पास करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि इस बात की आपको यहाँ से समझ आएगी जब मैं इसकी बात करूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने u लिखा है क्योंकि मैं इसको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास कर रहा हूँ, लेकिन इधर तो मैं इसको कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा, और इसको मैं जो u वैल्यू पास कर रहा हूँ ये मैं इसको पास कर रहा हूँ हमारे मेन फंक्शन के अंदर से,
ठीक है। तो ये बात होती है हमारी कि हमने void कब लिखना है और हमने u कब लिखना है। और देखिए यहाँ पे ये रिटर्न भी कर रिटर्न कर रहा है ना एक वैल्यू, हमारे यहाँ पे फंक्शन तो कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा। तो इस वजह से हम इस तरह से यहाँ पे जब हमने कोई ना वैल्यू लेनी होती है ना ही कोई वैल्यू देनी होती है तो हम void को यूज़ करते हैं। उसके अलावा जब मैंने एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी थी, उसके बाद मैंने रिटर्न भी करना था एक इंटीजर टाइप का सम, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, उसके बाद मैंने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले से बता दिया था कि जो मेरा फंक्शन है वो किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बाद अगला स्टेप। यहाँ पे ये सम करके इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेगा, जो भी मतलब इसका रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर स्टोर कर लेगा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कर देगा जो सम इसके पास आएगा ये उसको रिटर्न कर देगा। अब क्या होगा, जो रिटर्न होगा ना वो रिटर्न होके वैल्यू चली जाएगी हमारे इस वाला जो ये वाला जो फंक्शन है कैलकुलेशन वाला, मतलब CAL, इसके अंदर चली जाएगी वैल्यू। ठीक है। अब देखें आप आगे, अब हम चलते हैं हमारे मेन की तरफ। अब मैं मेन में गया, मेन में मैंने एक वेरिएबल बनाया u, उसको मैंने एक वैल्यू असाइन की 2 एक वैल्यू मैंने उसको असाइन कर दी। उसके बाद अब मैंने जो मेरी क्लास थी, क्लास का नाम x था, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको पता है कि हम क्यों बनाते हैं, हमारी क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अब मैंने क्या किया, अगर अभी देखें मैं यहाँ पे ना जो हमारा पहला ये फंक्शन 1 है, इस फंक्शन 1 को पहले मैं एक्सेस करता हूँ हमारे ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, और मैं लिखूंगा फंक्शन 1। ठीक है। और उसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने पहले क्या, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने जो हमारा फंक्शन था उसको मैंने एक्सेस किया थ्रू ऑब्जेक्ट। इसको एक दफ़ा मैं आपको इस तरह से रन करके दिखाता हूँ, तो आप देखें कि ये अभी भी चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे आया है 24। अब ये 24 किस तरह से आया, यहाँ पे जो भी मल्टीप्लाई हुई थी ना वैल्यू, जो आंसर आया था 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 12 12 टू ज़ा 24। ठीक है। यू के अंदर कौन सी वैल्यू थी 2। अब ये रिटर्न कौन सी वैल्यू हुई, सम, ये सम की वैल्यू रिटर्न होके चली गई इस टाइम इसके अंदर। और यहाँ पे मैंने इस वाली जो CAL था इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने सी आउट कर लिया। अच्छा, ये तो बात होगी हमारी इसके बारे में। अब हम एक दफ़ा से बात कर लेते हैं नेस्टिंग के बारे में। नेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने हमारा जो जो ये वाला फंक्शन था इसको मैंने किसके थ्रू एक्सेस किया, इसको मैंने एक्सेस किया है एक ऑब्जेक्ट के थ्रू। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस वाले फंक्शन को एक्सेस करूँ हमारी क्लास जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसके थ्रू, तो मैं इसको किसी दूसरे फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब आप देखेंगे कि मैं ये जो फंक्शन 1 है ना, मैं इसको एक्सेस करूंगा हमारे इस वाले फंक्शन के अंदर। ये CAL की डेफिनेशन ये देखेंगे लिखी हुई है ना कि CAL ने क्या काम करना है, ये वाली उसकी सारी डेफिनेशन है CAL की। अब मैंने इसके अंदर इसी फंक्शन को कॉल कर लिया, तो अगर हम अभी भी इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे ये अभी भी उसी तरह नॉर्मल वर्किंग करेगा। ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था कि हम नेस्टिंग को किस वक्त यूज़ करते हैं। अच्छा, ये देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि नेस्टिंग का हमें क्या फ़ायदा है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस फंक्शन को इस तरह से कर दूं ना, इसको मैं ले जाऊं ऊपर प्राइवेट में, मैं ले गया हूँ मेरा ये जो ये वाला फंक्शन 1 है ना, इसको मैं प्राइवेट में ले गया हूँ। लेकिन अब अगर मैं इसको हमारे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश करूंगा ना, तो आप देखेंगे कि ये एक्सेस नहीं हो सकेगा। ये क्यों नहीं एक्सेस हो सकेगा, ये इसलिए नहीं एक्सेस हो सकेगा क्योंकि ये कहेगा इस प्राइवेट विद इन दी कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो कहेगा कि आपने इस फंक्शन को प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है तो अब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस वक्त जब मैंने अब इस फंक्शन को यूज़ करना है तो इसको मुझे यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किसी क्लास के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। अब देखें, अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये अभी भी चल पड़ेगा। तो ये थी हमारी बात, पिछली जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली उनके बारे में। अब आपने यहाँ पे इन चीज़ों को मैं एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने void लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शन 1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा फंक्शन 1 है ना, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ना वो वैल्यू कोई लेता है ना ही कोई वैल्यू को देता है। और जो मेरा ये वाला फंक्शन है कैलकुलेशन, इसके साथ मैंने इंट लगाया, इसका मतलब ये है कि ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेता है और रिटर्न भी क्या करता है, रिटर्न करता है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। उसके बाद मैंने इसके साथ जो हमारा वेरिएबल था वो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है कि आगे आपको इस तरह का एक फंक्शन मिलेगा।
अब मैंने ये भी आपको बता दिया कि वॉइड हम इस तरह से लिखते हैं कि जो हमारा फंक्शन होता है उसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो देख के हम उसके अकॉर्डिंगली लिखते हैं। उसके बाद ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो कुछ भी नहीं रिटर्न करता। उसके बाद मैं इसी तरह दूसरा फंक्शन लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा इंटीजर। मैंने इससे पहले मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिखा, इससे पहले मैंने इंटीजर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि जो मेरा फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। और वो किस तरह का वेरिएबल लेगा, वो लेगा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम होगा u। फिर आगे ये सारा हमने इधर फंक्शन, ये फंक्शन 1 क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद ये किस तरह से वैल्यू जाएंगी और ये वैल्यू इसके पास चली जाएगी। यहाँ से अब मैंने इसको एक्सेस किया थ्रू एक ऑब्जेक्ट। अब जब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस किया जो भी वैल्यू इसके अंदर आएगी वो हमें आउटपुट में शो हो जाएगी। तो होप सो गाइस आपको सारी पिछली चीज़ों की समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।